हेलो स्टूडेंट्स, आज आप क्लास 9 के बच्चों के लिए मैं एक और नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसमें आप लोग पढ़ने वाले हैं लैटेंट हीट के बारे में। आज का यह टॉपिक जो है पूरी तरह से बेस्ड है, पूरी तरह से आधारित है लैटेंट हीट के ऊपर, लैटेंट हीट का जो टाइप होता है उसके ऊपर और इससे जुड़े कुछ फिनोमेना, कुछ घटनाओं के ऊपर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को और समझने का प्रयास करते हैं कि लैटेंट हीट होता क्या है, हम लैटेंट हीट कहते किसे हैं और इसका रोल क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे लैटेंट हीट जो है ना, इसका डेफिनेशन क्या होगा। लैटेंट हीट इज ऑल्सो कॉल्ड हिडन हीट। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि लैटेंट हीट जो है इससे हम लोग हिडन हीट के नाम से भी जानते हैं, यानी कि एक ऐसा ऊष्मा जो छुपा हुआ है, ठीक है, जो छुपा हुआ है, जो ऑब्जर्व ना हो, जो दिखाई ना पड़े। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज अ हीट एनर्जी। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक हीट एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। यानी कि हीट एक ऐसा हीट एनर्जी जो सप्लाई किया जाता है मैटर के किसी स्टेट को, किसी तरह के पदार्थ को सप्लाई किया जाता है, उसके स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने के लिए, यानी कि अगर वो पहले से सॉलिड में है तो उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, लिक्विड में है तो गैसेस में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन उस सप्लाई से, उस हीट एनर्जी का सप्लाई से उसके टेम्परेचर में चेंज नहीं होता, उसके तापक्रम में परिवर्तन नहीं होता। यानी कि अब इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि लैटेंट हीट जो है किसी तरह का हिडन हीट है जो मैटर के किसी एक स्टेट को सप्लाई इसलिए किया जाता है ताकि वो उस स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन उस दौरान उसका जो पहले से जो टेम्परेचर है उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। इसका यह मतलब निकला, ठीक है। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर हम मान लेते हैं कि आइस लेते हैं, आइस क्यूब, अगर हम उसके टेम्परेचर को नोट कर लेते हैं, अगर उसको हम लोग यहाँ पर, और नोट करने के बाद अगर उस आइस क्यूब को अगर हम हीट करना शुरू करते हैं और उस आइस क्यूब का टेम्परेचर अगर चेंज ना हो, अगर टेम्परेचर चेंज ना हो, जो पहले था रीडिंग, अगर वही बाद में भी है थर्मामीटर के ऊपर, लेकिन वो आइस क्यूब अगर कन्वर्ट होना शुरू हो जाए लिक्विड के रूप में, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर हिडन हीट जो है ना वो वहाँ पर उसको मिल रहा है, वहाँ पर लैटेंट हीट उसको सप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से उसका फिजिकल स्टेट में तो चेंज आ रहा है लेकिन उसका टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। अब आगे यहाँ पर हम देखते हैं कि हियर अ क्वेश्चन अराइज। अब देखिए अभी जो मैंने डेफिनेशन बोला है उसका अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन आता है दिमाग में। Here a question arise why latent heat doesn't change the temperature। ऐसा कौन सा कारण है कि latent heat जो होता है वो टेम्परेचर को चेंज करने में एबल नहीं होता है, यानी कि मैटर जो होता है, सबस्टेंस जो होता है, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो पाता है। इसके पीछे का कारण क्या है, ठीक है। तो देखिए, सुनिएगा, इसको समझिएगा। द लैटेंट हीट विच वी सप्लाई इज यूज्ड। जो लैटेंट हीट हम सप्लाई करते हैं यह यूज हो जाता है क्या करने में? ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ सबस्टेंस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। मतलब इसका क्या है? इसका मतलब है कि अगर एक सबस्टेंस अगर आइस के रूप में है तो आइस जिन पार्टिकल्स से बना हुआ है, ठीक है, इन पार्टिकल्स के बीच में हम जानते हैं कि काम कर रहा होगा इंटर पार्टिकल फोर्स। इस इंटर पार्टिकल फोर्स को यहाँ पर तोड़ने में, या कह सकते हैं कि इस इंटर पार्टिकल फोर्स को जो है डिकम्पोज करने में जो है खर्च हो जाता है। कौन खर्च होता है? वही लैटेंट हीट जो हम सप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो ये आइस जो है ना जिन पार्टिकल से बना होता है, यानी कि आइस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो तो टूट जाते हैं, वो तो अलग हो जाते हैं, यहाँ पर उनके बीच का अट्रैक्शन जो होता है फोर्स वो तो कमजोर पड़ जाता है, और ये आइस जो है इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाता है किसमें? लिक्विड में, लेकिन उसके टेम्परेचर में चेंज हमें दिखाई नहीं पड़ता है। मतलब इसका यहाँ पर हुआ कि इसका मतलब हुआ कि लैटेंट हीट जो है ना ये सप्लाई किया जाता है और इसका यूज होता है जो अट्रैक्शन फोर्स होता है सबस्टेंस के पार्टिकल्स के बीच का, उसको तोड़ने में, उसको कमजोर करने में, ठीक है ना, ताकि उसके स्टेट में चेंज हो जाए। अब इसको समझने के लिए जो है आप एक्टिविटी भी परफॉर्म कर सकते हैं, बट उसके पहले हम देख लेते हैं कि लैटेंट हीट कितने तरह का होता है। लैटेंट हीट यहाँ पर दो तरह का होता है। पहला होता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरा है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। दो तरह का है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता क्या है?
लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इसको डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं, द क्वांटिटी इन जूल्स विच रिक्वायर्ड, द क्वांटिटी इन जूल्स विच रिक्वायर्ड टू 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड टू लिक्विड विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है ना, विदाउट चेंज इन एनी टेम्परेचर इज सेड टू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ अ सॉलिड। किसी एक सॉलिड के फ्यूजन का जो लैटेंट हीट होता है वह क्वांटिटी मात्रा होता है जूल में, जो जरूरी होता है क्या करने के लिए, उस सॉलिड को पूरी तरह से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है ना। फिर से सुन लीजिएगा, लैटेंट हीट जो है किसी भी सॉलिड के फ्यूजन, किसी भी सॉलिड, मान लेते हैं कि कोई एक सॉलिड ग्रुप में आइस है, ठीक है ना, उसके फ्यूजन का जो लैटेंट हीट होता है यह क्वांटिटी होता है जूल में, जो जरूरी होता है, जो रिक्वायर्ड होता है क्या करने के लिए, उस सॉलिड के 1 किलोग्राम को चेंज करने के लिए लिक्विड में, लेकिन उस चेंज के दौरान उसका टेम्परेचर में चेंज नहीं आता। इस प्रकार से हम देखते हैं कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है आइस का लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है ना, यह होता है 3.34 × 10⁵ जूल पर किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम जो है ना उसको पूरी तरह से सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कितना हमें जूल एनर्जी चाहिए वो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। अब आगे दिया गया है कि हियर वी कैन परफॉर्म एन एक्टिविटी। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी को परफॉर्म कर हम समझ सकते हैं कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है क्या होता है, या इसमें कैसे हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर में चेंज दिखाई नहीं पड़ता है। चलिए इसके लिए एक सिंपल सा एक्टिविटी हम बता रहे हैं जिसको आप अपने घर में भी परफॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपके पास होना चाहिए एक थर्मोमीटर, अलग से बाकी चीजें आपके घर में अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए इसको हम समझाते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। लैब में जो सामान इसके लिए चाहिए होता है, जो इसके लिए अपैरेटस चाहिए होता है, उसमें क्या क्या होता है, ट्राइपॉड स्टैंड होता है, वायर गेज होता है, बीकर होता है, इसके अलावा थर्मामीटर हो सकता है, एक स्टैंड हो सकता है, या स्टैंड नहीं भी रहेगा तो काम चलेगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें वहां पर चाहिए होती हैं। इसके अलावा एक बर्नर चाहिए होता है वहां पर। लेकिन आप अपने घर में क्या करेंगे इसके लिए कि आप एक ले लीजिए बर्तन कांच का, ठीक है, गिलास हो सकता है, कुछ भी अगर ले लीजिए आप कांच का। इसके अलावा जो है आप वहां पर ले सकते हैं कोई दूसरा बर्तन भी ले सकते हैं मेटल का, कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हैं, चलिए चलेगा, वो भी चलेगा। घर में परफॉर्म कर रहे हैं आप, लेबोरेटरी में नहीं परफॉर्म कर रहे, थोड़ा बहुत जो है जुगाड़ करना पड़ता है। अब क्या करना है ना कि सबसे पहले आप उस बर्तन में या उस कांच के गिलास में आप ले लीजिए कुछ आइस क्यूब, बर्फ का टुकड़ा ले लीजिए, जैसे आप अपने घर में फ्रीज कर सकते हैं, जमा सकते हैं फ्रीजर में। टुकड़ा लेने के बाद में आप उसको थोड़ा क्रश करके उसको आप डाल दीजिए गिलास में, भर दीजिए उसे, और इसके बाद आप उसके बीच में थर्मामीटर लगा दीजिए। थर्मामीटर लगाने के बाद में थर्मामीटर के ऊपर जो रीडिंग आता है उसको अपने नोट कॉपी में नोट कर लीजिए, कितना आ रहा है रीडिंग। अगर मान लेते हैं कुछ का रीडिंग आपको 0 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, आप नोट कर लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस। नोट करने के बाद में आप उस बर्तन को जिसमें आइस क्यूब और जिसके बीच में थर्मामीटर लगा हुआ था रीडिंग लेने के लिए, आप उसको रख दीजिए किसी एक बर्नर पर। आग मतलब जल रहा है जिस चूल्हे में, उस बर्नर पर आप उसको रख दीजिए। रखने के बाद में आप उसको हीट होने दीजिए, धीरे धीरे हीट होते आप क्या देखेंगे कुछ समय के बाद कि वो आइस क्यूब जो ले रहे थे ना आप उसमें, वो क्या हो रहा है, अब वो कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड के रूप में, यानी कि सॉलिड था वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। वहां पर क्या हो रहा है, चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है मैटर का, ठीक है ना। आइस जो था क्यूब वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। अब आप थर्मामीटर के ऊपर देखिए रीडिंग क्या आता है। जब आप थर्मामीटर के ऊपर रीडिंग देखिएगा तब पाइएगा कि वो 0 डिग्री सेल्सियस ही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। आप उसको नोट कर लीजिए, फिर से कॉपी में ऑब्जर्वेशन के लिए उसको कर लीजिए। इसके बाद उसको और हीट कीजिए, अब वो पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा तो आप देखोगे कि उसका टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ है। तो मेल्ट होने के क्रम में शुरू से आखिर तक उसका टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ है। तो सवाल यह खड़ा होता है कि जो टेम्परेचर चेंज होना चाहिए था, क्योंकि आप वहाँ पर हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, तो सवाल यह खड़ा होता है कि जो हीट एनर्जी आप सप्लाई कर रहे थे उस हीट एनर्जी का सप्लाई की वजह से टेम्परेचर राइज क्यों नहीं हुआ, टेम्परेचर चढ़ा क्यों नहीं उस बर्तन में जो थर्मामीटर लगा था उसका। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर यही होगा यहाँ पर कि द लैटेंट हीट विच वी सप्लाई इज यूज्ड। जो हम हीट वहां पर सप्लाई कर रहे हैं ना, इसका यूज होता है क्या करने में, ओवरकम यानी कि तोड़ने में, किसके अट्रैक्शन फोर्स को, तो पार्टिकल्स के बीच के अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने में। यानी कि हम जो आइस ले रखे थे ना, उस आइस के पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था उसको तोड़ने में, उसको कमजोर करने में जो है खर्च हो गया हीट एनर्जी, यानी कि जो हीट एनर्जी हम सप्लाई किया ना वह खर्च हो रहा है उनके पार्टिकल्स को तोड़ने में, ठीक है, उसको सॉलिड स्टेट से लिक्विड में कन्वर्ट करने में ही खर्च हो जा रहा है। इसीलिए वो हमें राइज इन टेम्परेचर के रूप में दिखाई नहीं पड़ रहा है। यानी थर्मामीटर के ऊपर हम देखेंगे कि टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जो फिजिकल स्टेट जो है मैटर का, पदार्थ का जो फिजिकल स्टेट है उसमें हम क्या देख रहे हैं कि चेंज हो चुका है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन।
इस प्रकार से यहाँ पर आगे हम देख रहे हैं एक और पॉइंट दिया गया है कि द हीट विच इज गोइंग इनटू आइस बट नॉट इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ आइस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। देखिए क्या दिया हुआ है कि वह हीट जो दिया जाता है, जो सप्लाई किया जाता है आइस में, ठीक है ना, किसमें कन्वर्ट करने के लिए, लिक्विड में, लेकिन वह उसके टेम्परेचर को चेंज नहीं करता है, ठीक है ना। तो हम क्या बोलते हैं कि यह वह एनर्जी है जो जरूरी होता है, जो चाहिए होता है क्या करने के लिए, आइस को सॉलिड में, यहाँ पर जो है आइस जो है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर हम देखते हैं कि आइस जो है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक वैसा हीट एनर्जी है जो फिजिकल स्टेट जो होता है मैटर का उसको एक से दूसरे में, जैसे कि आइस का सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है, लेकिन उससे टेम्परेचर जो उसमें राइज नहीं होता है। एक और पॉइंट यहाँ पर है कि इफ वी कंपेयर आइस फ्रॉम वाटर, अगर हम आइस और वाटर को कंपेयर करें तब क्या पाते हैं, देन वी फाइंड दैट आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग। तो हम क्या देखते हैं कि आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर ज्यादा इफेक्टिव होता है कूलिंग के लिए, जिससे कंपेयर करने पर वाटर से 0 डिग्री सेल्सियस पर। यानी कि अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस पर कंपेयर करें कि वाटर जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर लिया गया है और आइस है, दोनों में कौन ज्यादा इफेक्टिव होगा कूलिंग के लिए, तो आंसर होगा आइस, वाटर नहीं होगा। क्योंकि आइस के साथ में हम क्या देख रहे हैं कि आइस में कन्वर्ट होने के लिए जो है, यानी कि आइस जो है ना उसमें वो कन्वर्ट होने के लिए जो है उसने क्या किया था, अपने अंदर से वाटर ने अपने अंदर से क्या किया था, हीट एनर्जी को निकाला था बाहर की ओर, ठीक है। अभी हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अगर हमको 1 किलोग्राम आइस को अगर मेल्ट करना है तो उसके लिए हमें हीट एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ तो हीट एनर्जी हम बर्नर से सप्लाई कर रहे हैं, मतलब जलते हुए चूल्हे से सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि उस आइस क्यूब को अगर अपने हम हथेली पर लेते हैं तो वो हीट कहाँ से प्राप्त करना शुरू करेगा, हमारे हथेली से, यानी कि वहाँ से एनर्जी लेना शुरू करेगा, है ना। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर वह ज्यादा इफेक्टिव होगा, किससे, वाटर से, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा इसका जो है टाइप वह निकल करके आता है। दूसरा टाइप क्या है, दूसरा है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। इसमें क्या है, द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम, वही चीज है सेम, थोड़ा सा अंतर क्या है ना, यहाँ पर 1 किलोग्राम लिक्विड को कंप्लीटली वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होता है उसको हम कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है ना। 1 किलोग्राम लिक्विड को अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं यहाँ पर गैस में या वेपर के रूप में, तब उसके लिए जो चाहिए होता है वहां पर हीट एनर्जी, उसको हम लोग कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यहाँ पर आपको दिया गया है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है ना वाटर का कितना होता है, 22.5 × 10⁵ जूल पर किलोग्राम के बराबर होता है। हम यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं इसके लिए भी एक्टिविटी, हम इसके लिए भी एक दूसरा एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, फिर से वही चीज है, ट्राइपॉड स्टैंड, वायर गेज, बीकर, उसमें थोड़ा सा पानी, एक बर्नर होना चाहिए, एक थर्मामीटर होना चाहिए। घर के लिए आप बर्तन में पानी ले लीजिए, थर्मामीटर उसमें ले लीजिए, आप थर्मामीटर के ऊपर टेम्परेचर को देखिए और उसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। बर्नर को जलाइए, अब उस पानी को गर्म कीजिए, अब कुछ समय के बाद टेम्परेचर को नोट करते जाइए, आप देखिएगा कि टेम्परेचर वहां आपको इंक्रीज करता हुआ, बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, ठीक है। वो बढ़ेगा 5 डिग्री, 10, 15, 20, 25 डिग्री सेल्सियस इस तरह से, और बढ़ते बढ़ते वो 100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप उसको और ज्यादा जो है हीट देते जाएंगे, बट फिर भी उसका ये जो टेम्परेचर जो था ना, जो वो प्राप्त कर चुका है वहां से वो अब राइज नहीं कर रहा है, वो अब वहीं पर है। तो आप क्या देख रहे हैं कि वहां पर चेंज इन स्टेट हो रहा है, यानी कि जो लिक्विड था वो वेपर में तो कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन वहां पर आप यह नहीं ऑब्जर्व कर पाइएगा कि उसका टेम्परेचर जो है वो राइज कर रहा है, यानी कि टेम्परेचर उसका जो है आपको ऐसे ही मिलेगा। तो यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं कि उसके बाद एक जो पॉइंट है ना जो प्राप्त कर चुका है, उसके बाद जो टेम्परेचर उसे हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी वजह से उसका वो पॉइंट जो प्राप्त कर चुका है उसके बाद जो उसको हम हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, उस हीट एनर्जी की वजह से उसका टेम्परेचर जो है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, उसका टेम्परेचर जो था ना उसका टेम्परेचर वही रह जाएगा, ठीक है। तो हुआ यह कि फिजिकल स्टेट जो था मैटर का वह चेंज हुआ, लेकिन वहां से राइजिंग टेम्परेचर दिखाई हमें नहीं पड़ा, यानी कि जो भी हीट एनर्जी सप्लाई किया जा रहा है ना वो क्या में खर्च हो रहा है, तो खर्च हो रहा है वाटर के पार्टिकल्स को और तोड़ने में, उनको और डिस्टेंट दूर करने में, और उनको गैसेज में या वेपर में कन्वर्ट करने में, ये खर्च हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आगे दिया हुआ है कि द हीट एनर्जी सप्लाइड टू अ बॉइलिंग लिक्विड इज यूज्ड, वही है जो अभी मैं बता रहा था कि हीट एनर्जी जो हम सप्लाई करते हैं बॉइलिंग लिक्विड को यूज हो जाता है चेंज करने में, द स्टेट ऑफ लिक्विड सब्सटेंस बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स, ठीक है ना। क्या करने में, हीट एनर्जी जो सप्लाई करते हैं बॉइलिंग लिक्विड को यहाँ पर वो चेंज हो जाता है यहाँ पर, या यूज हो जाता है
चेंज भी नहीं बोलेंगे उसको बोलेंगे यूज हो जाता है सीधा, ठीक है ना, यूज हो जाता है। क्या करने में, तो चेंज करने में, लिक्विड को क्या में कन्वर्ट करने में, वेपर में या गैस में। मतलब साफ है कि जब बॉयल होना शुरू हो रहा है 100 डिग्री प्राप्त कर चुका है, अब उसके बाद जितना भी उसको हम हीट देंगे, जितना भी हीट देंगे वह सारा हीट एनर्जी वह यूज कर लेगा अपने लिक्विड स्टेट को कन्वर्ट करने में गैसेस स्टेट में या वेपर स्टेट में, ठीक है ना। लेकिन उससे टेम्परेचर में चेंज दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो भी हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वो सारा यूज हो रहा है उसका पार्टिकल्स को क्या करने में, डिसोसिएट करने में, उसको अट्रैक्शन फोर्स को पार्टिकल्स के बीच का कमजोर करने में, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में पार्टिकल्स को, ठीक है ना। इस वजह से वह तो खर्च हो गया दूसरे काम में, तो टेम्परेचर के चेंज के रूप में दिखाई कैसे पड़ेगा, तो टेम्परेचर में चेंज हमें दिखाई नहीं पड़ेगा। तो अब आगे आपको एक और पॉइंट इससे दिया गया लास्ट, अगर हम कंपेयर करते हैं स्टीम को बॉइलिंग वाटर से, बॉइलिंग वाटर से अगर हम स्टीम को कंपेयर करते हैं तब हम क्या पाते हैं, तब हम पाते हैं कि स्टीम जो है ना इसमें ज्यादा हीट शामिल होता है, स्टीम जो है ना उसमें ज्यादा हीट पाया जाता है, किस रूप में, लैटेंट हीट के रूप में, ठीक है ना, किससे, बॉइलिंग वाटर से। तो स्टीम जो है ज्यादा नुकसान कर सकता है बॉइलिंग वाटर से अगर जल जाए तो, मतलब साफ है कि अगर गर्म पानी से आपका हाथ जलता है और अगर वेपर से आपका हाथ जलता है तो वेपर से अगर हाथ जलेगा तो ज्यादा नुकसान करेगा, क्योंकि उसमें लैटेंट हीट छुपा हुआ है, समझ गया ना, वेपराइजेशन का, यानी कि उसका जो है आप कह सकते हैं हीट एनर्जी उसमें ज्यादा है, इसीलिए आपको ज्यादा नुकसान कर जाएगा बॉइलिंग वाटर से, ठीक है ना। इसीलिए वेपर जो है उसे बचकर रहना चाहिए, क्योंकि वेपर जो है बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है, अगर उसे आपका हाथ जल गया तो वो ज्यादा नुकसान कर जाएगा। तो अब तक हमने समझ लिया है लैटेंट हीट के बारे में। अब यहाँ तक हम देख रहे हैं कि शुरू से लेकर आखिर तक आपका जो फर्स्ट चैप्टर जो था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, तो इसमें शुरू से लेकर आखिर तक जितने टॉपिक्स दिए गए थे लगभग वो कवर हो चुके हैं। अब इसमें से आप लोगों का सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक सिर्फ रह गया है, टेम्परेचर के बारे में, थर्मामीटर के बारे में, कॉमन यूनिट जो होता है और ऐसा यूनिट जो होता है टेम्परेचर का उसके बारे में, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। और कुछ टॉप 5 क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी से, तो उससे रिलेटेड एक वीडियो मैं आप लोगों को बनाकर आगे प्रोवाइड करूंगा। इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर जो है पढ़ना मैटर से ही सेकंड वाला, उस चैप्टर को मैं शुरू करूंगा ताकि आपका जो है मैटर से लेकर जो भी प्रॉब्लम है पूरा का पूरा जो है खत्म हो जाए, और लगातार दोनों चैप्टर हम लोग बैक टू बैक पढ़ेंगे तो फिर आपका जो है कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा और फोकस एक जगह पर रहेगा। इस चैप्टर को खत्म करने के बाद फिर हम बायोलॉजी से शुरू करेंगे और बायोलॉजी से 2 चैप्टर आप लोगों को हम देंगे कंटिन्यू पढ़ने को। तो इससे क्या होगा कि आपका लैस जो है ना बना रहेगा एक सब्जेक्ट के ऊपर, लगातार फोकस रखिएगा बना करके। तो अगला वीडियो जो है आपको सेकंड चैप्टर से मिलने वाला है, और एक वीडियो में अलग जो दूंगा उसमें आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चंस रहेगा, मैं पहले ही बोल चुका हूं। और अगर आपके मन में कहीं से कोई सवाल हो, जैसे कुछ बच्चे जो है वो मैसेज के थ्रू पूछ देते हैं व्हाट्सएप पर, उनको आंसर मैं दे देता हूं पर्सनली, उनके ऊपर मैं भेज देता हूं जब पूछते हैं। तो मैं चाहूंगा कि और भी किसी बच्चे को अगर दिक्कत है तो भी पूछ सकते हैं। साथ ही अगर मान लेते हैं कि आपको यहाँ तक से किसी तरह का दिक्कत है तो आप वो भी पूछ सकते हैं मुझसे अलग से वीडियो में, जो भी दिक्कत अगर कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया हो तो मैं अगले वीडियो में उसको मैं क्लियर कर दूंगा, जो भी मैं बीच में देने वाला हूँ। तो उसमें रहेगा आपका टेम्परेचर, थर्मामीटर, कॉमन और ऐसा यूनिट जो हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर का वो रहेगा पढ़ने को, और उसके साथ हम एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही।